क्या आप इसको जानते हैं? आप लोगों ने देखा होगा पिछले साल में, इनका नाम है अतुल सुभाष। इन लोगों ने प्रताड़ना में आके इतना हरास किया समाज ने, कोर्ट ने और पूरे लीगल सिस्टम ने, एक पढ़ा लिखा आदमी ने, क्योंकि उसको कोई रिलीफ नहीं मिला तो उसने सुसाइड किया। देखिए, मिसयूज ऑफ लॉ ना बहुत बड़ा इशू बन गया हमारी सोसाइटी के लिए। सबसे पहले आपका वो 498 है जो दहेज प्रताड़ना का एक्ट है, सबसे ज़्यादा मिसयूज इसी लॉ का होता है। और दूसरा आपके रेप के लॉज हैं। रेप के केसेस में आपके आधे केसेस जो है ना वो फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिजेस हैं। हमारे न्यूज़ में तो आ जाता है हाँ इतना रेप हो गया उतना रेप हो गया, लेकिन लोगों को ये नहीं पता है कि ये सब कंसेंशुअल सेक्स है। आपके रिलेशनशिप्स ब्रेक कर जाते हैं, वो रेप में कन्वर्ट हो जाते हैं। मैरिटल इश्यूज़ में, मैरिज में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो सीधे 490 डे केसेस लग जाते हैं, या तो डोमेस्टिक वायलेंस के केस हो जाते हैं। तो हमारी डिमांड ये है, हम कोई स्पेशल लॉ नहीं मांग रहे हैं गवर्नमेंट से। हम बोल रहे हैं कि आप लॉज को जेंडर न्यूट्रल कर दीजिए, जितने भी फैमिली लॉज हैं, और जो भी मिसयूज़ कर रहा है इसको, उसके लिए कहते हैं कुछ स्ट्रिक्ट पनिशमेंट होनी चाहिए। जैसे जितने पनिशमेंट आपको क्राइम कमिट करने की, उतनी पनिशमेंट आपको मिसयूज़ करने की होनी चाहिए। क्योंकि वो सिंपल सा होता है। जब आप जो जॉइंट फैमिली की जो बात कर रहे थे, हो सकता है उस रीज़न से कुछ डिटोरिएशन हो रहा होगा जब जॉइंट फैमिली नहीं, लेकिन मैं दूसरे नज़र से देखता हूँ। मैं देखता हूँ अगर जॉइंट फैमिली होती तो आज एक फॉल्स केस में 5 लोग फंसते हैं तो 25 फंसते फिर। क्योंकि हमने महिलावाद को इग्नोर कर दिया। यहाँ पे जो फेमिनिज्म ने जो डैमेज किया सोसाइटी के साथ, उसने एक औरत को ये बोल दिया कि तुम कुछ भी करो, हम तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होने देंगे। वी आर देयर टू प्रोटेक्ट यू। तुम सोसाइटी को तबाह कर दो, या क्रूड लैंग्वेज में ये बोल रहा हूँ, वी आर देयर टू प्रोटेक्ट यू। मतलब ये है कि कोई भी अगर औरत शादी करके घर में आती है तो कोई उससे पानी पीने के लिए पिलाने के लिए बोल देगा तो उसके लिए वो डोमेस्टिक वायलेंस है। किसी ने बोल दिया तुमको नौकरी करना, वो डोमेस्टिक वायलेंस है। नौकरी नहीं करना, वो डोमेस्टिक वायलेंस है। आपने महिलाओं को कुछ बोल दिया, वो डोमेस्टिक वायलेंस है। बेसिकली ये चीज़ 25 साल पहले नहीं होती थी। अब मैरिज जो ब्रेक करता है, मैरिज ब्रेक करने पे फाइनेंशियल रिवॉर्ड इतने ज़्यादा हैं वुमेन के लिए, ये कहते हैं उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, मैरिज ब्रेक क्या होगा, मेंटेनेंस मिल जाएगा, एलिमनी मिल जाएगा, मैं 5 केस कर दूंगी जिसमें एक्सटॉर्शन कर लूँगी, सो मेरे लिए नुकसान क्या है? कोई नुकसान नहीं है। सो ये सब कम्बिनेशन करके ना, अगर इसको हम रोक सकते हैं तो हम 80% ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो कैसे कर सकते हैं? एक जेंडर न्यूट्रल लॉ करके कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है वो इट्स नॉट ए जेंडर न्यूट्रल। आदमी उतना ही प्रताड़ित होता है जितनी औरतें होती हैं। मुझे लगता है थोड़ा ज़्यादा ही होता है, लेकिन उसके पास कोई लॉ नहीं है। हमारे मेंस राइट्स कमेटी में एक सेइंग है कि अगर किसी आदमी को डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट लगता है, इसका मतलब वो विक्टिम होगा डोमेस्टिक वायलेंस का। ये है स्केल मिसयूज़ का। तो इसको आप जेंडर न्यूट्रल कीजिए, और जो मिसयूज़ होता है इसके ऊपर एक डिटेंड है, तो 80% ऑफ प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। अगर आपने अभी देखा, अभी सरकार ने संशोधन किया मोटर व्हीकल एक्ट में। देखो, किसी भी मिसयूज़ को या फिर एनफोर्स करने के लिए आपके दो तरीके होते हैं। या तो आप अवेयरनेस इतना फैलाओ तो लोगों को समझ में आ जाए, जो कि आज के टाइम पे बहुत मुश्किल हो रहा है। लोग इतने इनसेंसिटिव हो गए हैं तो लोगों को किसी की प्रॉब्लम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो सरकार ने क्या किया, उस पर एनफोर्स करने के लिए फाइन्स बढ़ा दिए। तो उससे क्या हुआ, लोग बाग घबराने लगे। पहले जो चालान 100 रुपये का होता था, आज 5000 का हो गया है। तो डेटरेंट पनिशमेंट लगाई। अगर मैं मिसयूज़ को कंट्रोल करना चाहूँ, अगर सरकार चाहे तो वो बहुत आराम से कर सकती है। अगर उसमें ऐसा डेटरेंट लगा दे कि हाँ, महिलाओं को ये पता लग जाएगा कि अगर मैंने झूठ बोला कोर्ट में खड़े होके, मेरे को भी 3 साल जेल में जाना पड़ेगा। अगर मैंने रेप लगाया किसी के ऊपर फॉल्स केस, तो मेरे को भी 10 साल जेल में जाना लगेगा। मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ केस फाइल होना ही बंद हो जाएंगे। तो उधर बहुत ज़रूरी है कि डेटरेंट सेम में, क्योंकि क्या है, हमें जो महिलावाद है, जो फेमिनिज्म है, वो हमें कैसे काउंटर करते हैं या क्या से बोलते हैं कि लॉ तो ऑलरेडी है,
हमारे को लॉ मेकर्स भी ये बोलते हैं भाई फॉल्स केसेस के लिए तो 340 CRPC है, अगर कोई आप फॉल्स केस दो IPC में ऑलरेडी आइडेंटिफाइड है वो। बट उसके लिए क्या है, एक व्यक्ति 10 साल केस लड़ता है 498 का, वो अपने आप को एक्विट करा लेता है। एक्विट कराने के बाद उसको नया केस फाइल करना पड़ेगा, 10 साल फिर लड़ना पड़ेगा। जो गोल्डन एज है एक आदमी की, वो गोल्डन एज वो 10 साल ऑलरेडी गवा चुका है, उसके ऊपर उसके पास कोई हिम्मत नहीं बचती है, वो टूट चुका होता है, बस अब उसको जीवन काटना है अपने मरने तक। तो जो देश की प्रोग्रेस है और एक जो युवा का जो गोल्डन पीरियड है वो लिटिगेशन में सारा निकल जाएगा, इसलिए वो कभी भी नया केस नहीं फाइल करता पनिशमेंट के लिए ऑपोजिट पार्टी पे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है सेम एक्ट के अंदर डेटरेंट ऐड कर दें, उसी एक्ट में पनिशमेंट मिले। देखिए सर, सबसे पहले तो उसको घबराना नहीं चाहिए, ठीक है। सबसे पहले जो हम लोग जो सिखाते हैं वो बेसिकली यही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करना है, लीगल सिस्टम चलता कैसे है, कोर्ट किस तरीके से काम करती है, पुलिस क्या काम करती है, वकील लोगों का काम क्या होता है, सबके इंडिपेंडेंटली रोल्स क्या है और व्हाट यू आर सपोज टू डू। तो आपको अपना बोनाफाइड रखते हुए बहुत अच्छे से केस को फाइट करने की कोशिश करनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा एविडेंसेस जो भी हैं आपके, उनको कोर्ट में किस तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता है, उनके लिए क्या प्री रिक्विजिट्स होते हैं वो उसको पता होने चाहिए, सो दैट कि आपके कोई भी एविडेंस ऐसा ना हो कि आपके पास है भी और फिर भी आप उसका इस्तेमाल सही समय पे सही जगह पर नहीं कर पा रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये, क्योंकि हम सभी लोग आदमी लोग अपने पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में इतने ज़्यादा बिजी होते हैं कि कानून जो है किसी को पता नहीं होता कि कानून किस तरीके से काम करता है। कानून की कोई पढ़ाई नहीं करवाई जाती है। हमारा तो सजेशन ये है कि सभी को, जैसे 7th 8th क्लास में मॉरल साइंस पढ़ाई जाती है, कम से कम लड़कों को तो लॉ की भी नॉलेज दी जानी चाहिए कि मैट्रिमोनियल लॉज ये होते हैं, बाकी के लॉज ये होते हैं, क्योंकि ये तो सबको पता है कि चोरी करने पे सजा हो सकती है, बट शादी करने के बाद भी हमारे को अननेसेसरीली प्रेशर लेना पड़ेगा, बिकॉज हम ना समझे इस चीज़ को कि आदमी के ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत क्लियरली डिफाइंड कर दिए हैं हमने ओवर द ईयर्स इन द सोसाइटी। बट आप अगर फीमेल्स की ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करें तो हमने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जेंडर न्यूट्रल बनाने की कोशिश करी। खाना दोनों को बनाना चाहिए, कपड़े दोनों को धोने चाहिए, फलानी रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों को लेनी चाहिए। बट आदमी का जो रोल है वो आज भी प्रोटेक्टर प्रोवाइडर का है, उससे एक्सपेक्ट किया जाता है इवन इफ डिस्प्यूट हो जाता है। आप देखिए मैट्रिमोनियल इशू में सबसे बड़ा इशू है बच्चों का। बच्चों के केस में कोर्ट का एक सोसाइटल पॉइंट ऑफ व्यू है कि भाई लड़का जो है या बच्चा जो है वो फीमेल के पास जाना चाहिए, इवन इफ कि फादर बच्चे से मिल पा रहा है नहीं मिल पा रहा है, बच्चे के राइट्स के हिसाब से उसको बाप का प्यार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बट उन दोनों का जो बर्डन है जिसको मेंटेनेंस बोलते हैं, गुजारा भत्ता बोलते हैं, वो हमेशा हस्बैंड को ही देना पड़ता है। हमने तो यहाँ तक देखा है जो केसेस हमारे पास आते हैं कि वाइफ बहुत पढ़ी लिखी होती है बट वो केसेस करते समय जॉब कर रही है, जैसे ही लड़का ये एविडेंस के तौर पे कोर्ट में साबित कर देता है कि लड़की जॉब कर रही है, लड़की नौकरी छोड़ देती है, बट कोर्ट इस चीज़ को भी ओवरलुक कर देता है। हमारी प्रॉब्लम बेसिकली यही है कि इस तरीके की स्ट्रिंजेंट जो मुद्दे हैं उनमें कम से कम एक अच्छा उदाहरण पेश करना चाहिए कोर्ट को, ये दिखाना चाहिए कि बैलेंस, चेक एंड बैलेंसेस जो है उनका बहुत अच्छे से एनफोर्समेंट होना चाहिए। सो हमारी सबसे पहली सलाह तो यही है सर, उसको जो हम बताते हैं वो ये है कि आपको घबराना नहीं है और आपको कानून के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। कानून किस तरीके से काम करता है, कोर्ट में किस तरीके से केसेस प्रूव होते हैं, एविडेंस क्या होता है, एविडेंस किस तरीके से कोर्ट में लगाए जाने चाहिए, और उसको अपने एविडेंसेस पे काम करना चाहिए जो भी एविडेंस उसके पास है, ताकि कोर्ट में जब केस चलेगा, क्योंकि ट्रायल तो फेस करना ही है, तो उसको अच्छे से कोर्ट में प्रेजेंट कर पाए अपनी चीज़ों को। सबसे पहले हम ये बताते हैं। दूसरी चीज़ जो हम उसको बताते हैं, जैसे हमारे फेलो पैनलिस्ट ने बोला कि उनके पास कोई एवेन्यू नहीं होता है अपनी बात को रखने का, अपनी बात को कि उनकी कोई सुनने वाला नहीं होता, उनके फ्रेंड्स भी उनकी बात सुनना नहीं चाहते, तो हम उनको एटलीस्ट एक प्लेटफॉर्म देते हैं जिनसे हम मानते हैं कि उनकी साइकोलॉजिकल बहुत हीलिंग होती है। वो अपनी बात को, अपने जो अंदर उनके भरा हुआ उसको निकाल जब पाते हैं तो उनको बहुत रिलैक्स महसूस होता है। हम ये भी बताते हैं कि आपको साइमल्टेनियसली अपने हेल्थ पे भी ध्यान देना है, क्योंकि अगर आप बहुत काम माइंड से चीज़ों को सोचेंगे या चीज़ों को ध्यान देंगे तो आप बहुत अच्छे से उस चीज़ को फाइट कर पाएंगे। इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा सर। देखिए, सबसे पहले मैं आपको जो हमारा NGO है सेफ फैमिली फाउंडेशन, इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा कि हम लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं और हमारे पास केसेस क्या क्या आते हैं, राइट। तो हमारा ये जो NGO है सेफ फैमिली फाउंडेशन, ये एक अम्ब्रेला के अंतर्गत काम करता है जिसको हमने कहा सेव इंडियन फैमिली मूवमेंट। हम लोगों का क्या मानना है कि
जो भी ये सब केसेस हो रहे हैं, सिर्फ ये 498 की बात नहीं है। हाँ, हमने सन 2005 में मिसयूज़ ऑफ लॉ पे स्टार्ट किया था, बट अभी प्रॉब्लम बहुत बढ़ती चली गई है। जैसे जो हमारी दिल्ली में जो मीटिंग होती है, जंतर मंतर पे हमारी मीटिंग होती है, वहाँ पे करीबन हर सप्ताह शनिवार को हमारे पास 80 से 100 लोग आते हैं। और उसके अंदर उनकी प्रॉब्लम क्या होती है? उनकी प्रॉब्लम होती है कि मेरे ऊपर झूठा केस कर दिया गया है, मेरे को कोई सुन नहीं रहा है कोर्ट में, मेरे को ऑफिस में उसको छुट्टी नहीं मिलती है, उसको दूसरे स्टेट में ट्रैवल करना पड़ता है, उसके माँ बाप को, बूढ़े माँ बाप को 1500 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है डेट्स अटेंड करने के लिए, बच्चों से वो मिल नहीं पा रहा है, बच्चों की वेलबींग के बारे में उसको नहीं पता लग पा रहा है। तो बहुत सारे रीज़न होते हैं, सिर्फ ये 498 का नहीं है। कई बार ऐसे केसेस आते हैं जिसके अंदर अभी 376 गैंग रेप लगा दिया जाता है पूरे परिवार के ऊपर, क्योंकि 498A में जो अरेस्ट हुआ करते थे सन 2014 से पहले, अभी वो कम हो गए हैं। अभी क्या करा है लड़की वालों ने, या फिर ऑपोजिट पार्टी ने, या फिर समाज ने, या फिर जो केसेस फाइल कर रहे हैं लोग बाग, वो लोग क्या करते हैं, जो भी आपके लड़के के घर के अंदर जो मेल सदस्य है, यानी कि आपके जो बुजुर्ग पिताजी जो हैं, या फिर आपका छोटा भाई या बड़ा भाई घर के अंदर, या फिर आपके ब्रदर इन लॉ यानी कि जीजा बहन का जो हस्बैंड है, वो लोग उनके ऊपर 376 लगा देते हैं। तो अब मैं बता रहा हूँ कि किस किस तरीके से केसेस आते हैं। तो ये जो केसेस हैं, ये इतने मतलब समाज इनको ना बहुत गंदी नज़र से देखता है। तो पहली चीज़ तो वो इतना शर्माता है या घबराता है लड़का, वो बताना ही नहीं चाहता कि ऐसे गंदे गंदे आरोप भी लगे हैं। तो होता क्या है, इन सब चीज़ों की वजह से वो पहले तो बहुत मुश्किल से हमारे पास आता है, बहुत समय लगाता है हमारे से जुड़ने के लिए आता है। कई बार तो ऐसा होता है विक्टिम आता है और कुछ बात करके बिना चला जाता है। तो धीरे धीरे वो ओपन अप होता है, देखता है कि हम लोग कैसे काम करते हैं। तो वो जो हमारा मीटिंग पॉइंट है ना सर, वो जो मीटिंग पॉइंट है दैट इज़ ओनली फॉर वेंटिंग आउट, और आप अपना जो भी आपके अंदर मलाल है सब निकाल दीजिए। और हम लोग जो विक्टिम्स को सुनते हैं, जो मेन या उनके परिवार वाले आते हैं, हम उनको सुनते हैं विदाउट जजिंग देम। हम लोग कोई जज नहीं करते हैं और सिर्फ सुनते हैं। हम उनको एक आश्वासन देते हैं और उनको एक हौसला देते हैं और एक रे ऑफ होप उनको मिल जाती है कि हाँ, आप जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। अगर आपने ये सिंगल लाइन उनको बोल दी सर, वो खुद अपना केस, उनका जो हौसला है वो और बुलंद हो जाता है कि हाँ मैं लड़ूंगा। उनको एक होप मिलती है ताकि वो सुसाइड ना करें। तो हम उनको एज सच, जो स्टार्टिंग में जो नए विक्टिम्स आते हैं, हम उनको सिर्फ एक हौसला दिखाते हैं कि हाँ, पहली चीज़ तो वो अकेला घर में 3 महीने से बैठा हुआ है। जब आता है 100 लोगों को देखता है तो उसको मिलता है हाँ यार, मैं अकेला नहीं हूँ, समाज में मेरे जैसे और भी लोग हैं, तो उसको उससे देख के भी हौसला मिलता है। तो जो हमारा ये संगठन है, ये जो हमारा मूवमेंट है, ये एक इंसान से नहीं बना है, ये इंसान जुड़ते चले गए और काफिला बढ़ता चला गया। देखो, हमारा ये मानना है, सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं हो सकता है। अगर आपने कुछ नहीं किया है, देखो, जीतना और हारना आपके फैक्ट्स बताएगा जो आपके केसेस में आप चलाएंगे, बट आप अपने आप को बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रखिए, कोई भी गलत काम ना करें, अच्छे से। आपको हमेशा सत्य ही, आपको हमेशा विजय ही मिलेगी, जैसे हमने हमेशा देखा है। बस आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी। आपको इमोशनल होके ना सोचना है, क्योंकि ये लीगल बैटल है, तो ये लीगल बैटल लीगल तरीके से ही चलेगी। आपको इमोशनल होंगे तो आप पे मेंटल बर्डन बहुत चढ़ेगा, क्योंकि इन सब चीज़ों में क्या होता है, लड़का अरेस्ट हो चुका होता है। अगर मैं रेप की बात करूं, अगर मैं बात करूं चाइल्ड कस्टडी की, बच्चों से देखा नहीं जा रहा है। कई केसों में तो ऐसा होता है कि लड़की का जो बच्चा पैदा हुआ है शादी में, फादर ने बच्चा देखा ही नहीं है आज तक। 14 साल का बच्चा हो गया है, 6 महीने का बच्चा हो गया, बच्चा देखा नहीं है फादर ने। उसके ऊपर मानसिक क्या स्थिति पहुंचती होगी, बच्चे को देख नहीं सकता, बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर सकता। जिस बाप ने बच्चे को गोद में खिलाया, ऑल ऑफ अ सडन 5 साल बाद कोई विवाद हो जाता है दोनों में, मियाँ बीवी में, और वो बच्चा लेके चली जाती है। क्योंकि ज़्यादातर समाज और कोर्ट का ये मानना है कि महिला बहुत अच्छे से बच्चे का टेक केयर कर सकती है, बट जो कि धारणा गलत है। आज की डेट में पुरुष या फादर उतना ही कर रहा है जितनी महिला कर रही है, क्योंकि दोनों ही काम कर रहे हैं, तो दोनों ही इक्वल
पेरेंटहुड निभा रहा है। अगर मैं बात करूं विदेश में, आपने हिंदुस्तान में अगर आप देखेंगे जो पहले जो कानून मंत्री थे हमारे, तो जब उनसे सवाल पूछा गया कि भाई आपको क्या लगता है पैटर्निटी लीव होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, तो उन्होंने हंस के बोला पैटर्निटी की ज़रूरत क्या है, आदमी लोग तो मज़ा करेंगे पैटर्निटी लीव का। अगर मैं यही चीज़ वेस्टर्न में बात करूं, पैटर्निटी लीव दोनों स्पाउसल में कोई भी ले सकता है, फादर भी ले सकता है और मदर भी ले सकती है। हम लोग MNCs आ जाते हैं बट हमारे यहाँ पर वो समानता नहीं देखी जाती है। तो बहुत ज़रूरी है इन सब एस्पेक्ट को देखें, और इन सब चीज़ों से क्या है ना, मेंटल प्रेशर बहुत बढ़ रहा है आदमियों का, जिससे क्या हो रहा है उसको कोई रास्ता नहीं दिखता है तो वो एकमात्र स्टेप उठाता है जिसको हम सुसाइड बोलते हैं, जो कि बहुत गलत है। हम उसको हमेशा मना करते हैं और ना ही किसी भी व्यक्ति को हम ये बोलेंगे कि प्लीज़ आप सुसाइड मत करो। हम लोग हैं आपके पास, हमारा NGO है, हमारा NGO ऑल ओवर इंडिया में करीब 40 से 45 जगह में हमारा NGO है, और मीटिंग्स होती हैं 25 से 30 जगह पे लोकेशन में मीटिंग होती है। एकमात्र हेल्पलाइन नंबर है 8882498498 24/7। हमारे वॉलंटियर टायरलेसली काम करते हैं। आप कभी भी फ़ोन करिए, आपसे बात करेंगे और आपको समझाएंगे, बट आपको हारना नहीं है, हम आपके साथ हैं। देखिए, हर केस जब आता है हमारे पास, हर केस बेसिकली थोड़ा डिफरेंट होता है, इंडिया कैटेगराइज कर सकते हैं। अब जैसे कई बार क्या होता है, जैसे मैं जब हैंडल करता हूँ हेल्पलाइन, तो कोई बात किया, कोई फ़ोन किया, उसने मेरे से 1 घंटा बात की। वो 1 घंटा बात करने के बाद ही ना इतना खुश हो जाता है, बोलता सर मेरे पास कोई बात करने वाला नहीं है, मैं आपसे 1 घंटा बात की, मैं तो बहुत खुश हुआ। तो ये उस आदमी के लिए ना ये बहुत बड़ा रिलीफ है। कई लोग बहुत डर के आते हैं, उनको एकदम ये बता दिया जाता है कि भाई आप तो मैरिटल रिलेशन में फंस गया, सब कोई जेल में जाएगा, सब कुछ जाएगा, ये होगा, ठीक है, एकदम डर के आते हैं वो लोग। तो सिचुएशन इतनी बुरी नहीं होती है, ठीक से हैंडल हो तो काफ़ी कुछ मैनेज किया जा सकता है। तो हमारे अंदर कलेक्टिवली इतनी नॉलेज हो गई है लीगल नॉन लीगल कोर्ट वर्किंग की, कि हम लोग ये सब चीज़ें आराम से हैंडल कर लेते हैं। तो हमारी बातें जब सुनता है ना, तो उसके अंदर का फियर फैक्टर ख़त्म हो जाता है। तीसरा जब आता है, हमसे मिलता है, वो वीकली मीटिंग में जब जाएगा, जब 100 लोगों को देखता है ना, तो ग्रुप थेरेपी का काम करता है। वो सीधे वो आता डिप्रेस्ड है, जाता हंसते हुए, मतलब आई एम नॉट अलोन इन दिस वर्ल्ड नाउ, आई कैन हैंडल इट। तीसरा। चौथा जो है ना, उसके डैमेजेस काफ़ी मिनिमाइज होते हैं। केसेस क्यों होते हैं? एक्सटॉर्शन के लिए होता है। अगर किसी की कैपेबिलिटी 10 लाख देने की है ना, तो डिमांड आती है 10 करोड़ की, तो आदमी ऐसे ही घर हो जाता है। तो नेगोशिएशन करने जाएगा तो 50 लाख 60 लाख, उसको 70 लाख देना पड़ेगा। बट वी हेल्प देम टू मैनेज देयर केसेस, एविडेंस कलेक्शन, ये कोई सब कुछ करते हैं। हेल्प देम मैनेज पेशेंस, एटीट्यूड, ये, ताकि उसके मैनेजमेंट जितने भी डैमेजेस है ना, वो मिनिमाइज हो। आई कैन गारंटी यू कहते हैं कि हमारा जो सक्सेस रेट है 80% केसेस में हमने लोगों के डैमेजेस मिनिमाइज किए हैं या तो ज़ीरो कर दिए हैं डैमेजेस को। तो ये 4-5 चीज़ें हैं, प्लस मेंटल ये हेल्थ तो है ही उनका। सर, जैसा कि आपने पूछा कि हमारा मेन डिमांड्स क्या है सरकार से फॉर सत्याग्रह फॉर मैन, सबसे पहला है एक राष्ट्रीय स्तर पे पुरुष आयोग का गठन हो और जेंडर न्यूट्रल लॉज हो, और जो मिसयूज़ ऑफ लॉ हो रहा है उसमें कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। उसी अपराध में अगर मान लीजिए अगर अपराध साबित होता, उसमें 3 साल की सज़ा थी, तो अपराध झूठा साबित होने पे जिस व्यक्ति ने वो अपराध झूठा फाइल किया है तो उसको भी 3 साल की सज़ा हो। अगर मैं बात करूं कि जो हमारे पास जुड़ते हैं, जो व्यक्ति हमारे पास आते हैं, तो उनको क्या फ़ायदा होता है? सबसे पहला फ़ायदा सर क्या होता है कि उनके पास आज तक सुनने की कोई जगह नहीं थी। जो उनके ऊपर पीड़ा थी वो कोई सुनने को राज़ी नहीं था, और उन पे कोई बिलीव करने के लिए राज़ी नहीं था। अगर वो पुलिस स्टेशन जाते थे या फिर किसी महिला थाना जाते थे या फिर किसी अपने रिश्तेदारों में बात करते थे, तो सब लोग उसको उस नज़र से देखते थे कि पक्का लड़का है या पुरुष है तो पक्का दुराचारी है, इसने पक्का कुछ किया होगा, या तो दहेज मांगा होगा या रेप किया होगा। बट जब वो हमारे पास आता है, हम उसको जज नहीं करते हैं, हम उसको सिर्फ सुनते हैं, जिसकी वजह से वो इतना ज़्यादा अपना रिलीफ करता है, जो भी उसके अंदर पेन होता है और जो इतने टाइम से उसके अंदर है, विदाउट जजिंग
और उसको सुनते हैं। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि घंटे घंटे हम लोग उसको सुनते हैं, तो वो हमेशा मीटिंग में से आता दुखी होके आता है, दुखी मन से आता है, पर जाता वो खुश होके है। जब मीटिंग में वो हमारे मीटिंग में 100 लोगों को देखता है, अपने जैसे भाई लोगों को देखता है, तो उसको लगता है हाँ मैं अकेला नहीं हूँ और मैं अब लड़ सकता हूँ। और इसके साथ साथ जो हम उसको काउंसिल करते हैं, एडवाइस करते हैं, जो भी उनके सवाल होते हैं केसेस से रिलेटेड, या फिर अपना जो भी अपना पर्सनल रिलेटेड जो भी उनको प्रॉब्लम होती है, नॉट ओनली ऑलवेज केसेस, तो हम उसको ऐसा गाइडेंस देते हैं, बिकॉज जो हमें नॉलेज हुई है इतने सारे केसेस हैंडल करने की, और जो कलेक्टिव नॉलेज है हमें इतने सारे एडवाइजर्स की, तो उससे हमें ये हम गारंटी से और दावे से बोल सकते हैं कि जो उनके जो लॉसेज हैं हम उनको मिनिमाइज़ करते हैं। अब मिनिमाइज लॉसेज हो जाएंगे तो जो उसको लॉस हो रहा होगा कुछ 100%, वो लॉसेज 2, 4, 5%, और हम लोग दिल्ली के अंदर हमारे जो लॉसेज है हमने उनको मिनिमाइज़ किया है 0 तक भी। तो एक ये हो गया मेंटल, उसको एक मीटिंग में आके जो सोलेस मिलती है ना उसको कि मेरे लिए कोई है सुनने के लिए, तो उससे वो वैसे ही उसकी एनर्जी लेवल और बढ़ जाती है और एंथुजियास्टिक हो जाता है, और फिर अगले सप्ताह मीटिंग के लिए वो वेट करता है। ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जितने भी हमारे एडवाइज़र्स हैं और जो कार्यकर्ता है, पहली चीज़, हम जितने भी विक्टिम्स आते हैं हम उनसे कोई भी पैसा डिमांड नहीं करते हैं। जो भी हम मदद और या राय देते हैं उनको हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। और ये जो हमारा NGO है ये सर पैशनेट ड्रिवन है। मैं आया क्योंकि मेरे को किसी ने मदद करी, मेरे को फ़ायदा हुआ, तो मैं आज 10 साल से ऊपर हो गए इस संस्था में, और मैं फ्री ऑफ कॉस्ट और सिर्फ पैशन की वजह से मैं काम कर रहा हूँ। जो मुझे मिला मैं आगे पास ऑन कर रहा हूँ, समाज के वेलफेयर के लिए और पुरुषों के वेलफेयर के लिए मैं काम कर रहा हूँ। और हमारा ये जो NGO है सेल्फ वॉलंटियर्ड, सेल्फ सपोर्टेड और सेल्फ मोटिवेटेड है। जैसे मैंने बोला, हम लोग किसी को जज नहीं करते और कोई पैसा लेके हम काम नहीं करते, हम फ्री ऑफ कॉस्ट मदद करते हैं। हमारा संदेश इस पुरुष सत्याग्रह और हमारे हेल्पलाइन नंबर पे आप हमें संपर्क कर सकते हैं 8882498498 पर। हम लोगों के लिए, आपके लिए संदेश ये है कि पहली चीज़, अगर आप कोई भी समस्या है जिससे आपको तनाव हो रहा है और आपकी कोई सुनने वाला नहीं है, आपको घबराना नहीं है, हम लोग हैं। आप हमें 8882498498 जो कि हमारा पुरुष हेल्पलाइन नंबर है हमारे NGO का, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। और हमारा आपसे ये विनती है कि ज़रूरी, देखिए मैं ये संदेश और देना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी जगह मीडिया में हमें ये बोला जाता है कि हम वो सताए हुए पुरुष हैं कि जिनकी कोई सुनता नहीं है। हम सताए हुए पुरुष नहीं है। आज की डेट में सिर्फ और ये सिर्फ ये पारिवारिक कलह नहीं है, पुरुषों के लिए पीड़ा है। वो ना तो घर में सुरक्षित है, ना ही ऑफिस में सुरक्षित है, और ना ही घर के बाहर। अगर मानिए आप मेट्रो में जा रहे हैं कि किसी महिला के साथ आपकी कोई अनबन हो जाती है तो वो सीधा आपके ऊपर छेड़छाड़ का आरोप लगाएगी। अगर ऑफिस में आप अपनी सहकर्मी के साथ आप उसको, वो काम अच्छा नहीं कर रही है, आपने उसको कुछ बोल दिया, या उसको घर, आप बॉस है और आपकी जूनियर महिला है, तो आप ऑफिस में भी सुरक्षित नहीं है। तो आप अगर किसी भी प्रकार कोई समस्या है तो प्लीज़ आप हमसे जुड़िए। आपको जो भी आपके अंदर मेंटल प्रेशर है या जो आप कोई किसी को बोल नहीं पा रहे हैं, हम लोग हैं, हम आपकी सुनेंगे। हम आपको जज नहीं करेंगे, हम आपसे कोई पैसा चार्ज नहीं करेंगे। और ज़रूरी नहीं है, अगर आपके ऊपर केसेस नहीं है तो आप मत आइए, आम लोग भी ज़रूर ज्वाइन करिए सत्याग्रह फॉर मैन, क्योंकि ये जो मुद्दा है ये सिर्फ हम लोगों के लिए मुद्दा नहीं है, ये हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए मुद्दा है। अगर हमने आज कदम नहीं उठाए, सन 1947 से लेके अब तक करीब 300% सुसाइड का रेटा बढ़ चुका है। वो दर कम नहीं हो रहा है पुरुषों का, वो और होता जाएगा। तो इसलिए हमें आपसे रिक्वेस्ट और अनुरोध कर रहे हैं, सत्याग्रह फॉर मेन को आके इस आवाज़ और इस मुहिम का हिस्सा बनके अपने लिए और अपने आने वाली पीढ़ी के लिए आवाज़ उठाए।